हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की सीरीज में पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 75 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 76 अर्थात महान्यायवादी। महान्यायवादी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महान्यायवादी, न्यायवादी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ATTOR, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इंग्लिश में ना याद रहे तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है। इसका प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। अब इस अनुच्छेद 76 में क्या क्या प्रावधान है ये हम लोग अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग देने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इसकी हेडिंग ही है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 76 में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये 4 बातें हैं क्या क्या। ठीक है। अनुच्छेद 76 का फर्स्ट कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसे करेगा ये राष्ट्रपति? जिसके पास कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है, इतने में समझ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, ये कहता है फर्स्ट। अब दूसरा क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 76 ये बताता है कि वास्तव में इस महान्यायवादी का कार्य क्या होगा। इसका कार्य क्या होगा? तो भारत के महान्यायवादी का कार्य होता है कि वह भारत सरकार को कानून से संबंधित जो भी विषय हो उस पर सलाह दे। क्योंकि वास्तव में महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी एक कानून का विशेषज्ञ ही होता है। एक कानून का विशेषज्ञ ही होता है, जो हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून विशेषज्ञ होता है, जो उसके कार्यों में सलाह देता है कि हाँ, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका कार्य क्या है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, साथ ही साथ यदि कोई भी ऐसा कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो महान्यायवादी उस कार्य को भी करेगा। और राष्ट्रपति उसे कौन सा काम देगा? तो राष्ट्रपति उसे वही काम देगा जो कानून से संबंधित होगा। ठीक है, कि जैसे किसी केस पर मुकदमा लड़ना है या कोई अन्य कहीं पर बहस करनी है तो वहाँ पर,
तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को कानूनी सलाह तो देगा ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्य भी जो है वह भारत का महान्यायवादी करेगा। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्य। और दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग देख लिए हैं दिए गए कार्य। और दोस्तों पिछली क्लास में ही हम लोगों ने देख लिया है कि वास्तव में राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, राष्ट्रपति सिर्फ वही करता है जो प्रधानमंत्री कहता है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देगा, दूसरा राष्ट्रपति यहाँ पर कहा गया, लेकिन इसका मतलब है प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कार्य दिया जाएगा वह भारत का महान्यायवादी करेगा। ठीक है, ये दूसरी बातें होंगी। तीसरे में कहा गया है इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये तो जान गए कि जो भारत का महान्यायवादी होता है ये कानून का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है भारत सरकार का। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी विशेषज्ञ होता है जो उसके कार्यों में सलाह देता है। लेकिन ये किस हद तक इसे सलाह दे सकता है, किस हद तक, कहाँ तक जाकर ये भारत के केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 का थर्ड बताता है कि भारत का महान्यायवादी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी जाकर भारत के केस की सुनवाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर ये भारत है पूरा का पूरा, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे भारत क्षेत्र में वह जाकर भारत के केस की सुनवाई कर सकता है। भारत के मतलब भारत सरकार के केस की सुनवाई कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो लोग वकालत किए होंगे, कोई यहाँ का वकील जो है यहाँ पर जाकर वकालत नहीं कर सकता, उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं। वो क्या प्रोसेस होते हैं वो दूसरी बात है। ठीक है, तो ये जो भारत का महान्यायवादी है वह भारत के क्षेत्र में कहीं भी जाकर भारत सरकार के केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या है, भारत के क्षेत्र में कहीं भी भारत सरकार के मामले में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। 4 बातें कही गई हैं, 3 बातें तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं चौथी बात क्या कहा गया है। चौथे नंबर पे कहा गया है कि ये जो भारत का महान्यायवादी होगा, अर्थात भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। इसका मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है चौथे में कि इसका कार्यकाल क्या होगा और प्लस जो है इसका वेतन क्या होगा। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा, वेतन क्या होगा। तो समझिएगा, अनुच्छेद 76 का 4th कहता है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, थोड़ा ये समझिएगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है, जब भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है भारत के महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। जब चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है और महान्यायवादी इस स्थिति में किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते कि हाँ हमें अपने पद से हटा दिया गया, क्योंकि हमारा संविधान पहले ही कह देता है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ठीक है,
ये तो हो गया पहला। दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए इसके वेतन की, तो साथ ही साथ ये कहा गया है कि महान्यायवादी के वेतन भत्ते, महान्यायवादी के वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्यार्थी यहाँ पर गलती कहाँ पर करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे, निर्धारित होंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो वेतन और भत्ते होते हैं वह अधिकांश संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्यार्थी अक्सर गलती यहीं पर कर देते हैं कि जब ये कहा जाता है भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्ते कौन निर्धारित कर देता है, तो लोग कर देते हैं संसद। लेकिन यहाँ पर संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है और इसका वेतन भत्ते वही होंगे जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि राष्ट्रपति का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी सीधा सीधा पूछा जाता है, अनुच्छेद ही। उसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए लेकिन यह आवश्यक है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। 76 का सेकंड कहता है कि इसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य होगा भारत सरकार को कानूनी सलाह देना एवं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को करना। थर्ड में है कि इसका क्षेत्र क्या होगा, ये कहाँ तक जाकर भारत सरकार के केस की सुनवाई कर सकता है, तो इसमें ये कहा गया है भारत का महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी जाकर भारत के केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है। अब चौथे नंबर पे इसका कार्यकाल क्या होगा, तो इसका हमारे संविधान में कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। और बच्चे अधिकांश गलती कहाँ कर देते हैं कि अगर कहीं भी 5 वर्ष है तो 5 वर्ष सही कर देते हैं। तो महान्यायवादी का 5 वर्ष कार्यकाल नहीं है, यह हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। साथ ही साथ इसके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो इसके वेतन और भत्ते जो हैं वह समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और इससे थोड़ा अलग देखते हैं। भारत का महान्यायवादी चूंकि सरकारी पद नहीं होता है, यह प्राइवेट पद होता है। प्राइवेट कहने का मतलब यह है कि जब चाहे इसे नियुक्त कर दे, जब चाहे इन्हें हटा दे। जब प्राइवेट पद है, इसलिए भारत के महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। इसका मतलब ये है प्रैक्टिस का अधिकार है। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार को कानूनी सलाह तो देगा, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्यों को भी करेगा, लेकिन वह इन सब को छोड़कर स्वयं किसी केस को लड़ना चाहे तो वह लड़ सकता है, लेकिन वह भारत सरकार के खिलाफ किसी केस की सुनवाई नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है महान्यायवादी इनको सलाह भी देगा, इनके कार्य भी करेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई निजी कार्य है, कोई निजी केस आता है तो उसको भी लड़ सकता है, निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 88। तो उसमें एक चीज़ें और क्लियर होंगी, ये अनुच्छेद 88 में है क्या, थोड़ा समझिएगा। चूँकि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानून विशेषज्ञ होता है, भारत सरकार का महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी विशेषज्ञ होता है, इसलिए इसे ये मान लीजिए आपका संसद है, ये क्या है, संसद है। तो इसमें जानते हैं हम लोग लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। ठीक है, संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो इस महान्यायवादी को लोकसभा में भाग लेने का अधिकार है, राज्यसभा में भी भाग लेने का अधिकार है, यहाँ भी बहस करने का अधिकार है, यहाँ भी बहस करने का अधिकार है। ध्यान से समझिएगा भाई, भारत सरकार का आदमी है
तो भारत सरकार का पक्ष तो रखेगा ही। और जब कानून का विशेषज्ञ है, इसका मतलब ये है कि इसके बात रखने का तरीका भी अलग होगा। और बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, ये ज़रूरी तो है नहीं कि वो पढ़े लिखे हों, है कि नहीं। तो क्या होता है कि महान्यायवादी को लोकसभा में भी भाग लेने का अधिकार है, साथ ही साथ बहस करने का अधिकार है। यहाँ भी भाग लेने का अधिकार है, साथ ही साथ बहस करने का भी अधिकार है। लेकिन चूंकि भारत का महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए बहस करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन किसी भी सदन में इसे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में इसे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 अन्य लोग भी नियुक्त किए जाते हैं। 2 अन्य लोग भी नियुक्त किए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये 2 अन्य लोग हैं कौन। एक होते हैं महाधिवक्ता, एक होते हैं अपर महाधिवक्ता। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके आगे सिर्फ अपर लगा दीजिए, अपर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महान्यायवादी की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता तो होते हैं, लेकिन इस महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है। इनकी सहायता के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता तो होते हैं, लेकिन इनका उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो अगर अभी कभी ये पूछा जाए कि जो महान्यायवादी की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होते हैं, इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा भारत का महान्यायवादी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला हुआ होगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।